जो राजस्थान का स्वाद है वो देश भर में इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया, इतना फैल कैसे गया? तो हमारी राजपूत कम्युनिटी है, राजस्थान के उस पश्चिमी छोर से आती है और पूरे देश में एक अपनी ईमानदारी नेकी की महक है, वो एक खुशबू की तरफ बिखेर रही। हमारी समाज ने युद्ध के टाइम से लेकर और महाभारत के टाइम तक सर्वोच्च बलिदान हमने इस मातृभूमि को दिया है। आप राजस्थान के पश्चिमी छोर से आते हैं जो एक पिछड़ा इलाका है, तो कितना मुश्किल रहा होगा आपके पूर्वजों के लिए यहाँ तक आना? बिल्कुल, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, अकाल, लू के थपेड़े और बहुत कुछ उन्होंने सहा है। हमारे ऊपर गुरु महाराज खेताराम जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, वो हमारी समाज की ज़िंदगी में आए। उन्होंने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया कि आप खुरपा और झाड़ा लेके निकल पड़ो, आपकी जय जयकार हो जाएगी। और आनंद फख्र के साथ कह रहा हूँ कि हमारी समाज ने वो बहुत कुछ हासिल किया अपनी नेकी और ईमानदारी के बलबूते पे। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि जो भी बिजनेस करते हैं वो ईमानदारी को नहीं मानते, पर हमने आपकी बात में सुना कि ईमानदारी ही है जो आपको यहाँ तक लेके आई है। तो कितना जरूरी है किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में ईमानदारी का होना? कि कैसे हुआ कि व्यवसाय की ओर इतना बड़ा कदम राजस्थान के लोगों ने, राजपुरोहित लोगों ने बढ़ाया? राजस्थान की कोई ऐसी रेसिपी बताइए जो अभी देश भर में कहीं सुनी नहीं गई हो। मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे राजस्थानी लोग मिलते हैं, अब अगर वो खाना खाने बैठे तो उनके साथ हमेशा भुजिया का पैकेट होता है। कोई भी चीज होगी वो भुजिया खा लेंगे। तो ये भुजिया का क्या सीक्रेट? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे युवा बिजनेस करे, व्यापार करे, और क्या आसान तरीका है व्यापार करने का? नमस्कार, युवाओं से बातचीत के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है राजपुरोहित समाज के श्याम सिंह राजपुरोहित, जिनकी पहचान उनका स्वाद है, उनकी मिठाई है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि कैसे राजपुरोहित समाज पूरे देश में अपनी मिठाई से एक अलग पहचान बनाता है। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो राजस्थान का स्वाद है वो देश भर में इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया, इतना फैल कैसे गया? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे उस राजस्थान के छोर से देश की राजधानी में बुला के इस पॉडकास्ट करने का मौका दिया। और मैं आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के उस छोर से आकर मैं देश की राजधानी में बैठा हूं आज और एक पॉडकास्ट कर रहा हूं। तो मैं मेरे खुद के लिए और मेरी समाज के लिए इसको गर्व मानता हूं। बिल्कुल। सर्वप्रथम जो हमारी राजपूत कम्युनिटी है, राजस्थान के उस पश्चिमी छोर से आती है और पूरे देश में एक अपनी ईमानदारी नेकी की महक है, वो एक खुशबू की तरफ बिखेर रही। सर्वप्रथम हमें आज से 35 साल पहले गुरु रूपी माल के माध्यम से हमें एक व्यवसाय मिला मिठाई का। हमने ये मिठाई का व्यवसाय सर्वप्रथम हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कश्मीर, कन्याकुमारी और कई वर्ल्ड वाइड जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपका नाम है। बिल्कुल, हमारी समाज ने ये काम किया और समाज निरंतर अपने नेक कार्य को और ईमानदारी से और गुरु कृपा के माध्यम से। सर्वप्रथम मैं हमारे पूजनीय गुरुदेव संत श्री श्री 1008 खेताराम जी महाराज को सादर नमन करना चाहता हूँ कि आपने उस अकाल के थपेड़ों से और भेड़ बकरी चराने वाले समाज को एक सर्वोच्च कार्य दिया जो आज समाज बखूबी निभा रहा है। और समाज के कुछ ऐसे भी जो कार्य हैं वो हमें फख्र महसूस करवाते हैं। हमारी समाज ने युद्ध के टाइम से लेकर और महाभारत के टाइम तक सर्वोच्च बलिदान हमने इस मातृभूमि को दिया है। आप राजस्थान के पश्चिमी छोर से आते हैं जो एक पिछड़ा इलाका है, तो कितना मुश्किल रहा होगा आपके पूर्वजों के लिए यहाँ तक आना? बिल्कुल, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, अकाल, लू के थपेड़े और बहुत कुछ उन्होंने सहा है। हमारे ऊपर गुरु महाराज खेताराम जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, वो हमारी समाज की जिंदगी में आए। उन्होंने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया कि आप खुरपा और झाड़ा लेके निकल पड़ो,
आपकी जय जयकार हो जाएगी। और मैं फख्र के साथ कह रहा हूं कि हमारी समाज ने वो बहुत कुछ हासिल किया अपनी नेकी और ईमानदारी के बलबूते पे। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तरफा गुरु कृपा के बल पे अपना काम और अपना कार्य कर रहे हैं और लोगों का हमें खूब प्यार मिला। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि जो भी बिजनेस करते हैं वो ईमानदारी को नहीं मानते, पर हमने आपकी बात में सुना कि ईमानदारी ही है जो आपको यहाँ तक लेके आई है। तो कितना जरूरी है किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में ईमानदारी का होना? बिल्कुल, व्यवसाय में आदमी को ईमानदार और नेक होना बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए। किसी भी कम्युनिटी से आए आदमी, उसको ईमानदार होके ही कार्य को पूर्ण करना है। बिना ईमानदारी से कार्य नहीं चलता है और उस ईमानदारी के लेवल से आज हमारा समाज, राजपूत समाज है, वो इस ऊंचाइयों पर बैठा है जिसकी हमें कभी कल्पना नहीं थी। बिल्कुल। देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किसान ज्यादा है, राजस्थान में जो किसान की समस्याएं हैं वो कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहां के लोग व्यवसाय में ज्यादा इन्वॉल्व हैं या वहां के लोग ज्यादा व्यवसाय करते हैं। तो क्या कारण है ये कि कैसे हुआ कि व्यवसाय की ओर इतना बड़ा कदम राजस्थान के लोगों ने, राजपुरोहित लोगों ने बढ़ाया? देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान के लोग मजबूत होते हैं, तो उन्होंने हर परिस्थिति में खुद को संभाला है, खुद के साथ, और अपने परिवार को छोड़ के देश के उस छोर से इस छोर तक आपको किसी भी प्रकार से राजस्थानी लोग मिले। हाँ, मतलब बिजनेस करते तो दिख ही जाते हैं। बिल्कुल। और खास तौर पे हर गांव के क्षेत्र में, हर तहसील क्षेत्र में, हर जिले में हमारे राजपूत कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। बिल्कुल। और हमने अपने गुरु कृपा से ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और जैसे हमारे गुरु महाराज ने आज्ञा की थी उसी आज्ञा के मार्ग पर आज हम चल रहे हैं। हम दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से फिर राजस्थान। हमने एक वो स्केल क्रिएट की, चैन। बिल्कुल। वो चैन को हम बखूबी आज गुरु कृपा से निभा रहे हैं। ये जो चेन बनी हुई है मिठाइयों की, भुजिया की, इसे मेंटेन करना कितना मुश्किल है? बिल्कुल, देखो, काम में किसी प्रकार का मेंटेन करना टफ होता है, फिर भी जब काम में आपका मन हो और आप पूर्ण ईमानदारी से कोई काम करोगे ना, तो आपके सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे, सब कुछ होता चला जाएगा, बस आप करते जाइए। बिल्कुल, ये तो है। देखिए, अगर हम बात करें तो आपका जो स्वाद है वो तो देश भर ने चख लिया, राजस्थान की मिठाइयां चख ली, राजस्थान की भुजिया चख ली, पर आज देश ये पूछना चाहता है कि राजस्थानी और राजपुरोहित लोगों का जो बिजनेस सीक्रेट है वो क्या है? क्या कमाल करते हैं ऐसा आप लोग? राजपूत समाज का जो बिजनेस सीक्रेट है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी ईमानदारी। अच्छा, ईमानदारी, ठीक है। राजपूत समाज एक बहुत, आप देखेंगे, छोटा समाज है गिनती में छोटा समाज है, लेकिन जिस ग्रामीण शोर से हम निकल कर देश की राजधानी तक आते हैं, हम प्रदेशों की कई राजधानियों में बैठे, तो हम जहाँ बैठे, आज भी देश की राजधानी में बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। सही बात है। देखिए कि हमने अपनी ईमानदारी, अपनी नेकी और एक गुरु आदेश को मानकर हम आज उस देश के छोर की राजधानी में बैठे हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और ईमानदारी से बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है। धंधे में आप ईमानदार रहिए, नेकी से कार्य कीजिए। आप किसी को लूटने की मनसा से अगर धंधा तो वो धंधा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा देखा ही जाता है कि जब तक ईमानदारी ना हो तब तक कोई काम नहीं चलता। आप हमें ये बताइए कि अगर हम बात करें राजपुरोहित लोगों की, तो ईमानदारी को कैसे आप मेंटेन करते हैं? मतलब ऐसा देखा जाता है कि ईमानदारी कहीं ना कहीं लोगों, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो लोग डगमगा जाते हैं, तो ये ईमानदारी कैसे हमेशा बनी रहती है? देखिए, ये ईमानदारी हमें राजपुरोहितों को ईमानदारी अपनी विरासत से मिली है, अपने बुजुर्गों से मिली है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें एक ही संस्कार दिए है कि बेटा, जहाँ आप कार्य कर रहे हो, जिस जगह पे कार्य कर रहे हो, वो आपकी कर्म भूमि है। आदमी के जीवन में दो चीजें महत्व रखती है, एक जन्म भूमि, एक कर्म भूमि। अगर आप जन्म भूमि से निकल के कर्म भूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हो, तो आपको वहां पूर्ण रूप से अपनी जो परिवार है,
जहाँ रहते हो वो आपका परिवार है, तो आपको किसी भी हालात में अपने कदम नहीं डगमगाने, आपको पूर्ण रूप से ईमानदार होके रहना है। मैंने बहुत बार ऐसे लोग देखे हैं जो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो अपनी जमीन को छोड़ते जाते हैं, लेकिन मैंने राजपुरोहित लोगों में एक बहुत समानता देखी है कि वो हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। तो ग्राउंडेड रहने का राज क्या है? मतलब आप बहुत बड़ी अपनी भुजिया की कंपनी चलाते हैं और बहुत सारे लोग हैं राजपुरोहित लोग जो बड़ी बड़ी अपनी ब्रांड चला रहे हैं, लेकिन उनको देख के कभी लगता नहीं है। तो क्या सीक्रेट है ग्राउंडेड रहने का? क्या सीक्रेट है? नहीं, देखो, राजपुरोहित समाज शुरू से डाउन टू अर्थ रहा है। राजपुरोहित समाज के कितने भी बड़े आदमी हैं उनको हर पूर्णिमा को संत श्री श्री 1008 खेतेश्वर ब्रह्मधाम आसोत्रा में जाना ही पड़ता है। तो वहां जाने के बाद सब एक दूसरे से मिलने के बाद उनको वो महसूस नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, ये कौन है। वो हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहे। बिल्कुल, ये बात तो स्वाभाविक है कि इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। मेरा भी मानना है कि मतलब कितना भी आसमान पे जाइए, जमीन से हमेशा जुड़े रहिए। आप हमें राजस्थान का स्वाद, मतलब मैंने जब भी, मैं बहुत सारी जगह देश भर में गई, लेकिन जो राजस्थान का स्वाद है, तीखापन है, वो मुझे कभी नहीं मिलता। तो आप हमें बताइए कि राजस्थान का जो सीक्रेट स्वाद है, लहसुन और मक्का, ये सब मतलब बहुत ज्यादा मतलब देश को जोड़ के रखता है। तो आप हमें राजस्थान की कोई ऐसी रेसिपी बताइए जो अभी देश भर में कहीं सुनी नहीं गई हो। देखिए, खास तौर पे मैं शेफ लाइन से हूँ नहीं, फिर भी आपकी फिर हाँ। मैं अपनी कोशिश से बता रहा हूँ। बिल्कुल। आपने लहसुन की चटनी का जिक्र किया है। आप है ना, लहसुन को गर्म पानी में उबालिए। लहसुन को गर्म पानी में उबालने के बाद उसको देसी घी में फ्राई कीजिए। ठीक है। देसी घी में फ्राई कीजिए, उसमें नमक और थोड़ा सा नींबू डालिए। शाम को आप खाइए, आपकी बॉडी में वो विटामिन का काम है। अच्छा, तो आपने मुझे हेल्दी चीज बता दी कि मैं फिट रहूंगी, फिट रहता है इससे। नहीं, कोई ऐसी स्वादिष्ट चीज बताइए, जैसे राबोरा होता है कुछ। हाँ, अभी मैंने एक राजस्थानी दुकान पे खाई, मतलब मैं ऐसे खुश हो गई कि यार मक्के की कोई इतनी स्वादिष्ट चीज बन सकती है। हाँ, वो राजस्थान की परंपरागत जो हमारी सब्जी बोलते हैं हम, वैसे वो सर्दियों में बनती है। हाँ। उसको राबुड़ी बोलते हैं। हाँ हाँ। वो राबुड़ी हमारी मातृशक्ति बनाती है। जैसे घरों में बैठ गई 5-6 महिलाओं का ग्रुप बना, जो हमनी जो लस्सी होती है, आपकी साइड लस्सी बोलते हैं, हम छाछ बोलते हैं। हाँ हाँ। हम उस छाछ में मक्के की जो खींच बनाते हैं, हाँ हाँ। उसको बड़ी अच्छी तरीके से उसको घोट के, और अपनी जो स्टील की थाली होती है, प्लास्टिक में, जैसे प्लास्टिक का यूज नहीं होता है, स्टील की थाली में बना के उसको सुखा के उसकी सब्जी बनाते हैं और बहुत बेहतरीन होती है। देखो, अब स्वाद पे चर्चा हो रही तो मैं आपको बताती हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और कहीं ना कहीं मेरे यहाँ राजस्थानी टच बहुत आता है। दाल बाटी तो खाते खाते हैं। तो मेरे एक चीज बनती है ऐसे ठंड में बनती है कि मक्के की जो वो है, मक्के के आटे को जमाया जाता है और उसे दूध और गुड़ के साथ खाया जाता है। तो ये क्या चीज होती है? मतलब मेरे घर में उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बस मम्मी बना देती है और हम लोग खा लेते हैं। मालवा से हूँ तो वो मैं जानना चाहती हूँ, वो राजस्थानी खाना है, वो क्या है? मतलब उसका अगर आप वो सेम राबुड़ी का जो सेकंड अच्छा सीन है। हाँ हाँ। अब राबुड़ी को सूखा के खाया जाता है, उसको इंस्टेंट खाया जाता है। वो जैसे अभी फिलहाल चाइनीज प्रोडक्ट में कुछ इस टाइप के आइटम बने, जैसे रोल्स हो गए, ये वो, तो वो हमारी परंपरागत चीज है। उससे हमें हेल्दी रहने के, हाँ, मक्का तो बहुत हेल्दी रहता है। और आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक आह्वान किया है, मोटा धान खाइए। तो मक्के से मोटा धान भी कोई नहीं है। बाजरा भी बहुत खाया जाता है, लहसुन भी बहुत हेल्दी माना जाता है। देखिए, अब खाने की बात है तो थोड़ी देर मुझे खाने की बात करनी ही पड़ेगी। मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे राजस्थानी लोग मिलते हैं, अब अगर वो खाना खाने बैठे तो उनके साथ हमेशा भुजिया का पैकेट होता है। कोई भी चीज होगी वो भुजिया खा लेंगे। तो ये भुजिया का क्या सीक्रेट है? भुजिया खाने का क्या राज है? भुजिया मैं आपको बताता हूँ। भुजिया का टेस्ट दोगुना करने के लिए आप है ना, एक प्याज लीजिए। अच्छा। उसको काटिए मत, उसको हाथों से छीलिए। तो अपने हाथ होता है, उस हाथ से प्याज उसको तोड़ के उस भुजिया के साथ खाइए। भुजिया का टेस्ट दुगुना हो जाएगा। अच्छा, भुजिया का टेस्ट दुगना हो जाता है उससे। हम आज भी है ना, हम इस सेक्टर में काम करते हैं, लोग कहते हैं भी जिस काम के लोग करते हैं वो होता नहीं है। जैसे मान के चलो, मिठाई बनाने वाले मिठाई नहीं खाता है, जो रेगुलर उसके ऊपर रहता है 24/7, तो वो नहीं खा पाता बेसिकली। शायद आप मेरी जगह हो तो आप नहीं खा पाते। बिल्कुल। हम जब आज भी गाँव में जाते हैं तो 5-7 यार दोस्त बैठ जाते हैं, हमारे बैठते ही वहाँ भुजिया आते, जो पास में घर है वहां से प्याज मांगेंगे, अब हाथ से फोड़ेंगे और वहीं बैठ के अखबार बिछाएं और भुजिया खाना शुरू हो जाएंगे। उस प्याज के साथ भुजिया खाते हैं ना,
वो लाजवाब टेस्ट है। मध्य प्रदेश में भुजिया को सेव बोलते हैं, तो मेरा भी ऐसे सेव से बहुत प्रेम है कि मैं कहीं भी खाना बैठ रही हूँ तो सेव डल जाती है। और बाकी सही है, सेव और भुजिया स्वाद को दुगना कर देता है। मतलब जैसे दिल्ली में रहकर जब शुरू शुरू में आना हुआ तो कोई भी खाना है तो मैं उसके साथ, गंदा पीजी में रहना हुआ तो गंदा खाना मिल रहा तो भुजिया से खाना खा लो, लोग तो हो जाता है। मतलब भुजिया सेव सब बढ़िया है, तो ये खाते रहना चाहिए। अगर हम अब बात करें राजस्थानी स्वाद की, तो मतलब आजकल तो हरियाणा में दुकान है, यूपी में दुकान है, लेकिन कभी आपने अपने पूर्वजों से सुना है, अपने घर वालों से सुना है कि आपने जब शुरू शुरू में दुकानें खोली तो क्या क्या मुश्किलें सामने आई आपकी कम्युनिटी के सामने, राजपुरोहित समाज के सामने? शुरू शुरू में बहुत चैलेंजेस रहे हम लोग वहाँ उस ग्रामीण परिवेश से निकले, बाजारों में आए, उनको एक कैटरिंग लाइन के अनुभव से एक दुकान की लाइन में आना और अन्य प्रदेशों में रहना, लैंग्वेज से फेस करना, क्योंकि मारवाड़ी लोग थे, ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़े लिखे लोग थे नहीं, तो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजेस रहे हैं। फिर भी हमने गुरु कृपा से इस चैलेंजेस को पार करके आज हम अच्छी खासी पोजीशन पे हैं और हमारा समाज दिनों दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और इस तरक्की का जो भी राज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गुरु कृपा है और हमारे संत श्री खेताराम जी महाराज है, उन्हीं के परम आशीर्वाद से ये कार्य हो। कभी आपने सोचा, मतलब भारत में तो बहुत फेमस है आप लोगों की दुकानें हैं राजपुरोहित स्वाद, कभी सोचा कि इसे इंटरनेशनली भी लेके जाएंगे? बिल्कुल, हमारे इंटरनेशनल में है। अच्छा, इंटरनेशनल भी चल रहा है। ओके, मेरे रिसर्च में कमी रह गई। चलो यहाँ राजपुरोहित समाज की कम्युनिटी है। हाँ। वो दुबई में है। अच्छा। और मेरे गांव के मेरे मित्र हैं, वो केनिया में कैटरिंग का काम कर रहे हैं गुजराती कम्युनिटी के साथ में, बहुत अच्छा काम है उनका। और दुबई में हमारे 3-4 राजपुरोहित हैं, उनकी नमकीन का, स्वीट्स का बहुत अच्छा काम है। और थाईलैंड में एक दुकान है राजपुरोहितों की। 7 से 8 देशों में राजपुरोहित अपना जायका बिखेर रहे हैं। दुनिया भर में मतलब राजपुरोहित समाज मिठाइयाँ और भुजिया बेचे जा रहे हैं। अगर आप मुझे बताइए कि आपकी दुकानों पे भुजिया और मिठाई मिलती है, तो मतलब एक तीखा है एक मीठा है, तो दोनों को बनाने में साथ साथ कोई दिक्कतें तो नहीं आती? नहीं, इनको बनाने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इनका पूरा सेटअप अलग होता है। उनके कारीगर अलग होते हैं, मीठे के कारीगर अलग होते हैं, तीखे के कारीगर अलग होते हैं, इनका सेटअप, इनकी जगह वगैरह सारा कुछ, अच्छा, सब कुछ अलग होता है। ज्यादा कुछ तो मेरा एक और सवाल भी ये है कि क्या मतलब जो कैटरर्स होते हैं या शेफ होते हैं वो राजस्थान से ही आप लोग लाते हैं या वहीं के लोकल लोगों को सिखा देते हैं? जैसे अगर आपकी दिल्ली में कोई दुकान हो तो दिल्ली के ही लोग ले लिए, या फिर राजस्थान से ही आपके जो भाई लोग हैं वो आते हैं? राजस्थान के ही लोग होते हैं। अच्छा, राजस्थान में ये जायका है ये पूरा? बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है, जहाँ रहते हैं ना, हाँ। वहाँ के लोग हमारे साथ अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए बेसिकली राजस्थान के ही लोग हैं, वो इस लाइन को जानते हैं। जो हम बनाना जानते हैं ना, वो कोई नहीं जानता। अच्छा। पूरे देश भर में जो हम बनाते हैं वो कोई नहीं बनाता। आप किसी भी जगह पर चले जाइए, आपको कुक राजस्थानी ही मिलेगा। नहीं, ये तो है, पर ऐसा आप बताएंगे या नहीं बताएंगे, लेकिन मैं फिर भी ये सवाल करूंगी कि सीक्रेट बताइए, क्योंकि कोई और नहीं बनाता, आप बताते हैं, तो क्या सीक्रेट आप लोग डालते हैं उस डिश में? हम इसमें ऐसा कोई सीक्रेट नहीं डालते हैं, जो चीज जिस चीज से बनती है वही चीज उपयोग में लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन क्रिएट हो गई हमारे। अच्छा। वो जैसे एक मान के चलो, जिस गांव में लड़के ज्यादा एजुकेशन लाइन में हो वो सरकारी नौकर भी वहां से निकलेंगे, और अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो IAS IPS भी वहीं से निकलेंगे। जैसे जैसे तो हमारे वो पश्चिमी राजस्थान का पिछड़ा क्षेत्र था, और शुरुआती दिनों में हमने, जैसे मेरी पीढ़ी के साथ में हम लोगों ने कम एजुकेशन में अपना सीमित टाइम में गाँव छोड़ दिया था, तो हम सारे, जैसे मैं हूँ, मेरे मित्र वगैरह है, तो ये सारे इसी लाइन में, तो हमारी एक वो लाइन क्रिएट हो गई है। तो इसीलिए जैसे मुझे लेबर की जरूरत पड़ी थी, मैं राजस्थान में फोन करूंगा तो वो वहीं से मेरा, अच्छा, वहीं से आ जाता है, हायर हो जाएगा। ठीक। ऐसा देखा जाता है कि जो राजपुरोहित कम्युनिटी है, जो राजपुरोहित समाज है, उसे भोजन की लाइन में बहुत प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका क्या विशेष कारण है? राजपुरोहित समाज की कम्युनिटी शुरू से आज तक प्योर वेजिटेरियन कम्युनिटी है, बिल्कुल नशा मुक्त समाज है, बिल्कुल एल्कोहल फ्री समाज है। राजपुरोहित समाज के युवा जो कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, और जो कार्य राजपुरोहित समाज के युवा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा के माध्यम से करते हैं। हमारा सर्व मोटिव और सर्वेश्वर जो हम अपनी राजधानी बोलते हैं ब्रह्मधाम आसोत्रा, वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 खेताराम जी महाराज विराजते,
उनका आज मंदिर है वहाँ पे, उनके परम शिष्य हैं वो हमारे समाज की गादीपति। तो उनका हम आचमन लेके हम जिस कार्य को भी करते हैं पूर्ण ईमानदारी, सच्ची निष्ठा और नेक दिल से कार्य। आप सबको भी मैं बताना चाहती हूँ कि जो अमित शाह हैं, उनके जो कुक हैं, उनके जो बावर्ची हैं, वो भी राजपुरोहित है। तो कहीं ना कहीं पिछड़े राजस्थान से निकलकर भोजन जैसी चीज जिसे सिर्फ महिलाओं के लिए माना जाता है, उस चीज को एक नई पहचान दिलाने वाला राजपुरोहित समाज है। तो मैं इसके लिए आपका बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जहां से हम जिस देश में है, भारत देश में, वहां विशेषकर ये देखा गया है कि महिलाएं खाना बनाती हैं और आपके समाज के आप सब लोग, आप सब भाई इतनी मेहनत करके खाना बनाते हैं और खाने से देश को पहचान दिला रहे हैं। मतलब बहुत खुशी होती है मुझे ये सब देख के। तो अब हम और खाने पे ही बात करते हैं, क्योंकि देखो जब खाने की बात शुरू हो जाती तो वैसे हो जाता है। अब हम आपसे आपकी फेवरेट चीजों के बारे में पूछते हैं। मैं आपसे आप एक रैपिड फायर राउंड करती हूँ। आप हमें बताइए, आपको घी वाली मिठाई पसंद है या मावे वाली? मेरे को बेसिकली घी वाली मिठाई पसंद है। अच्छा, समोसा तीखा पसंद है या कम तीखा? समोसा बेसिकली तीखा होना चाहिए। अच्छा, समोसा सिर्फ आलू का पसंद है या फिर ऐसे आजकल चाउमीन और ये और वो? समोसा आलू का। अच्छा, समोसा आलू का ही होता है। प्याज कचौड़ी या फिर दाल वाली कचौड़ी? अब इन दोनों में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन दाल कचौड़ी मेरी फेवरेट है और प्याज कचौड़ी हमारी पहचान है। हाँ, तो मेरी दोनों फेवरेट। अच्छा, आलू वड़ा या मिर्ची वड़ा? मिर्ची। मुझे आलू वड़ा पसंद है। राजस्थान का जो फेस्टिवल स्वीट है वो कौन सा है? राजस्थान का फेस्टिवल स्वीट बेसिकली तो घ्योर है, लेकिन हमारे मारवाड़ का तो फेस्टिवल स्वीट है ना, वो आपने सुना नहीं होगा। वो मारवाड़ का फेस्टिवल स्वीट है, वो हमारी लापसी। लापसी, अच्छा, सुना है, मतलब सुना है, बस खाया नहीं है। आपको नाश्ते में क्या पसंद है? नाश्ते में दही और शोगरा। दही और शोगरा। शोगरा क्या होता है? बाजरे की रोटी। अच्छा। मिठाई या नमकीन? मिठाई। एक अच्छा कस्टमर सुबह आता है दुकान पे या शाम को? अच्छा भूख कर कस्टमर जो ऐसे खाए जाए। दोपहर। वाह, मतलब दोपहर को तो मुफ्त होता है। ठीक है, दोपहर को लोगों को दोपहर को। कोई एक मिठाई आपको चूज करनी हो, आपको एक मिठाई चुननी हो, तो कौन सी चुन कर लेंगे? एक मिठाई अगर आपको कोई चुननी हो तो? नहीं, मिठाइयों को मैं एक को नहीं सुनूंगा, सभी मिठाइयों को सुनूंगा, क्योंकि मेरा कारोबार मिठाइयों का है। सही बात है। अच्छा लगा ये जानकर। अब हमें आपकी दुकान के बारे में बताइए। दुकान के बारे में भी रैपिड फायर राउंड है कि दुकान पे ज्यादा किस चीज की बिक्री होती है। इससे आप पता चल जाएगा ना कि लोगों को कौन सा स्वाद पसंद है, मिठाई या भुजिया? मिठाई। अच्छा बेटा, वाह, मुझे मीठा गंध आती है, इसलिए मैं कंफ्यूज भी हो गई। मेरी जो दुकान है फिलहाल जो वो है ये यहाँ दिल्ली से 60 किलोमीटर। अच्छा। मेवात क्षेत्र है। अच्छा। और मेवात के लोग बड़े अच्छे और बड़े भोले लोग हैं। अच्छा। और मिठाई उनकी सबसे फेवरेट चीज। अच्छा। मिठाई के बिना उनकी सुबह नहीं होती है, मिठाई के बिना उनकी शाम नहीं होती है। मेवात से निकाले तो मेव आता है, मेव यानी मेवा। वो मिठाई के आप कहो तो एक तरफ से राजा कहे जाते हैं। मिठाई खाने के बड़े शौकीन रहते हैं और बड़ी शिद्दत से खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे दुकानों पे जाते हैं 100 ग्राम दे दो, आधा किलो दे दो, वो लोग जैसे दुकान पे आते हैं ना, वैसे लाला जी 5 किलो बांधते हैं। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश में कचौड़ी के अंदर कुछ होता है, जैसे दाल होती है। राजस्थान में गई तो वहाँ प्याज की कचौड़ी, मावे की कचौड़ी। लेकिन दिल्ली के मध्य प्रदेश में भोपाल शहर है। हाँ। भोपाल शहर में हमारे मित्र है श्रवण सिंह राजपूत। अच्छा। उनकी 8 ब्रांच है। हाँ। आप अगली बार जब आप भोपाल जाओगे ना, तो इस बार भोपाल में कचौड़ी में ही कचौड़ी में आपको प्याज मिलेगा दाल की जगह। हमारी प्याज कचौड़ी आपके भोपाल में कई सालों से। अच्छा। मैं ये बता रही थी कि जो बुल्लू है, दिल्ली के लोगों को कचौड़ी मतलब पता क्या पता है? एक पूरी सा उसको सब्जी के साथ खाते हैं। और मतलब आपने देखा होता है, हमारे यहाँ कचौड़ी का ये मतलब नहीं है। कचौड़ी मतलब हमारे यहाँ होता है कि कचौड़ी में एकदम अंदर दाल डली है और चटनी से खाते हैं। यहाँ एक ऐसी खस्ता चीज है और उसको कह दिया कचौड़ी। तो ये मेरे लिए बहुत नई चीज थी। दिल्ली में जो खाते हैं उसको आप कचौड़ी नहीं, एक मीठा जहर कह सकते। हवा में भी जहर है। हवा में भी जहर है और उससे कढ़ाई में भी जहर है। अच्छा। इस खस्ता को कचौड़ी के नाम से खा रहे हैं। हाँ। वो कब बननी है तो आपने कभी आंखों से देखिए, एक डोलसी में आलू का झोल लेके बैठ गली के नुकड़ पे कचौरियों का पीछे ढेर लगा हुआ है। हाँ। इस कचौरी को दिल्ली वासी खा रहे हैं
हाँ, जहर कब बनी है ना किसी दिल्ली वाले को पता, ना उस दुकानदार के सेल्समैन को पता है। ये 2-2 दिन बना के रखते हैं ना, तो ये खराब होती है। बस उसको कचौरी का सिर्फ नाम दिया, बाकी मैं उसको कचौरी, मैं भी कचौरी नहीं मानती, तो मेरे लिए ऐसे पूरी ऐसा तो मैं खाती नहीं। फिर जब भी मुझे कचौरी की याद आएगी, मैं आपकी दुकान पे जाऊंगी। 60 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम 60 किलोमीटर दूर नहीं रखेंगे, हम बहुत जल्द। अच्छा, दिल्ली में हमने करोल बाग सेक्शन सेलेक्ट किया है, तो हम बहुत जल्द दिल्ली में करोल बाग आए। चलो सुन लीजिए कि करोल बाग में एक अच्छी कचौरी की दुकान खुलने वाली, तो आप लोग वहां जरूर विजिट कीजिएगा, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ। देखिए, श्याम जी बैठे हैं और श्याम जी एक अच्छे कारोबारी हैं, काफी समय से अपना बिजनेस चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि युवाओं को जरूरत है कि वो बिजनेस के बारे में, कारोबार के बारे में जाने। तो हम आपसे कुछ बिजनेस के बारे में बात करते हैं, व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, युवाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि अभी राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, और राजस्थान में युवाओं की सरपंच के चुनाव आने वाले हैं। युवाओं की ना भागीदारी देखने को मिलती है सरपंच के चुनाव में। तो आपका क्या मानना है, क्या युवाओं को सरपंच के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल, युवाओं को सरपंच चुनाव में हिस्सा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ओके। युवाओं का मेन मोटिव होना चाहिए, हमें बिजनेस करना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है। गांव को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वज बैठे हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठे हैं। गांव में होनहारों की कोई कमी नहीं होती है। आज गांव में चुनाव का टाइम, एक ही गांव में 10-10 युवा पंचायत के चुनाव में लड़ने के लिए उस गांव की आपसी प्रेम, भाईचारा, अपना सब कुछ दांव पे लगा के खड़े। पुराने चुनाव में अक्सर होता है। पुराने जमाने में जब सरपंच के चुनाव हुआ करते थे, तब प्रेम से बैठ के अपना से एक गांव के सरपंच को निर्वाचित किया जाता था। 1 से 2 खड़े थे। आज गांव में देखा जाता एक गांव से 10-10 युवा खड़े हो रहे हैं, फिर आपस में उनकी गुटबाजी होती है, वो अपना व्यवसाय छोड़ के गांव में जाते हैं। आपने व्यवसाय में बहुत कुछ कमाया है, आपका मतलब ही राजनीति का सीधा फंडामेंटल है। युवाओं के दिमाग में एक ही चीज है, एक इनकम का जरिया। राजनीति इनकम का जरिया नहीं है। आपको अगर सेवा करनी है तो आप व्यापार के माध्यम से देश की, गांव की, परिवार की, समाज की जीडीपी में हिस्सा दीजिए। आपको देश को आगे बढ़ाना है। गांव देश का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, देश के साथ साथ ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। मेरा मानना है कि युवाओं को इस दलदल की राजनीति में नहीं आना चाहिए। अगर युवाओं को राजनीति में आना है, युवाओं की आवाज को बुलंद करना है, तो देश की पार्लियामेंट में बैठी, गांव की उस चौखट पे आके आप लड़ रहे हो, आपस में 10-10 बंदे खड़े हो रहे हो गांव में। सही बात है, गांव को बुजुर्गों के लिए रहने दीजिए, बुजुर्गों के लिए रहने दीजिए। गांव अपनायत की जगह है, प्रेम की जगह है। गांव में लोगों का प्रेम, प्यार सब कुछ चल रहा है। अच्छा, युवाओं के आने से वो कम हो जाता है। वजह से आज हर गांव में 4 से 5 धड़े हो गए। जो कभी एक दूसरे के साथ उठते बैठे थे ना, वो आज एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। एक दूसरे का जब रास्ता क्रॉस होता है तो वो इधर मुंह करेगा, वो इधर मुंह करेगा। तो ये इनकी देन है, वो हमारी युवा समाज है। मेरी युवाओं से विनम्र विनती है, आप गांव की इस दलदल वाली राजनीति में मत आइए। अगर गांव को आपको सुधारना है तो आप देश के उस शोर में बैठे हो, वहां से डेवलपमेंट लाइए। सही बात। आप अपनी आवाज बुलंद करके डेवलपमेंट लाइए। कुछ गांवों में ऐसे युवा राजनीति में सक्रिय हो करें जिनको पंचायत समिति में कौन बैठते हैं वो पता नहीं होता है। अच्छा, ट्रेंड बना लिया है कि चुनाव लड़ना है, कुछ समझ नहीं है। 60 रुपए लगते हैं। आप सोशल मीडिया पे किसी भी एडिटर को उठा लीजिए, 60 रुपए दीजिए, सरपंच चुनाव का आपको पोस्टर क्रिएट करके करेगा। भावी सरपंच, नेक, निर्भीक, युवा कर्मठ। अरे व्यापार का काम, व्यापार देश को आगे बढ़ाएगा। सही बात, आगे बढ़ाएगा। राजनीति देश को आगे नहीं बढ़ेगी। राजनीति जिन्हें करनी चाहिए, जिन्हें राजनीति के बारे में एक नॉलेज हो। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे युवा बिजनेस करे, व्यापार करे, और क्या आसान तरीका है व्यापार करने का? व्यापार करने का सबसे आसान तरीका, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को बड़ी शिद्दत से, प्रेम से और ईमानदारी से और अपने दिल की लगन से कीजिए, तो वो काम आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। और सर्वप्रथम जिस काम को कर रहे हो उसमें अपनी जी जान लगाइए। खाली कामों को छोड़िए। मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में कम समय व्यतीत कीजिए, अपने काम में ज्यादा समय लगाइए। आप बाजारों में निकलिए, घूमिए, देखिए, समझिए। आपके हिसाब से आज का जो युवा है उसके लिए सबसे अच्छा कारोबार कौन सा है?
ऐसे 4-5 कारोबार आप बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप तो रहेंगे मिठाइयों का, इसलिए हम 4-5 जानना चाहते हैं आपसे। आज के युवा है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपनी। आपने 4 कारोबार को हाँ। 4 कैटेगरी में डिवाइड की थी। जिस युवा की सोशल मीडिया के प्रति रुचि है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ सीख। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस युवा की ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि है तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज बहुत कुछ कारोबार है। हमारे बाहर में के कुछ और से रुमा देवी आती है और अपना व्यापार अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चलेगा। किस चीज का व्यापार करती है? वही कुशन वगैरह है। आपने शायद रुमा देवी का नाम नहीं सुना। हाँ, मेरी वो है, भूल है कि मैंने नहीं सुना, पर मैं सर्च करूंगा इनका। हर प्रोग्राम अटेंड करती है। तो रुमा देवी राजस्थान के उस ओर से पूरे देश में ग्रामीण परिवेश लेके वर्ल्ड वाइड अपनी महक। हाँ, हमारी जो संस्कृति है उसकी तो अलग ही पहचान है देश भर में, विश्व भर में, तो लोग पसंद करते हैं, तो करना चाहिए हमें, हमारी संस्कृति को भी प्रमोट करना चाहिए। फिर युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार के सुनहरे अवसर है, शहरी क्षेत्रों में व्यापार के सुनहरे अवसर। ठीक है, अभी मैं जस्ट चांदनी चौक से निकल रहा था, व्यापार करने के लिए नीयत की बहुत अच्छी जरूरत है। अभी इतनी ठंड है आज की दुनिया, एक बंदा अपना जुनून लेके चांदनी चौक के मार्केट में खड़ा है आइसक्रीम। बिल्कुल ठीक है, अब मैं वहां खड़ा था, मैंने सोचा ये आइसक्रीम कौन खाएगा, और उसी 5 मिनट बाद हम 3 आदमी थे, हम तीनों वहां खड़े रह के। सही बात है। ठीक है, तो व्यापार करने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, अपने दिल की आवश्यकता होती है, मेहनत की जरूरत होती है और लगन की जरूरत होती है। सच्ची मेहनत, लगन और निष्ठा, ईमानदारी से व्यापार कीजिए, व्यापार की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक और अंतिम प्रश्न पूछती हूँ कि आपने तो अपना मिठाई का और नमकीन का बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलता है, युवाओं को मिठाई और नमकीन का बिजनेस खोलने के लिए कुछ एडवाइस कीजिए। युवाओं को मिठाई और नमकीन खोलने के लिए मेरी यही राय है, सर्वप्रथम आप उस कार्य को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण जिम्मेदारी से कहीं रहकर सीखिए। उस काम को किस लेवल तक ले जाना है आप उस आधार पे आप रहिए। अभी मार्केट में बहुत कंपटीशन है, टफ है, कुछ ब्रांड है वो हर बाजार में, लोकल बड़े बाजारों में, लोकल बाजारों में सब जगह ब्रांड डेवलप हुए पड़े हैं। तो पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद पूरी नॉलेज लीजिए। स्कूल के बाद कॉलेज होती है, जैसे आप कहीं रहिए, सीखिए, सीखने के बाद अपने उस इन्वेस्टमेंट को बाजारों में कीजिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट लो ना हो और आप उस कार्य को पूर्ण निष्ठा और सच्ची ईमानदारी से करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। हम चाहते थे कि हम आपसे और भी बहुत सारे प्रश्न पूछें, आपसे बहुत लंबा बातों का सिलसिला चला, हमारे प्रश्न रह गए कुछ, हम आशा करेंगे कि हम अगली बार और आपसे बातचीत करें। श्याम जी वो व्यक्ति हैं जो हरियाणा में अपनी दुकान चलाते हैं और अपने कारोबार को बढ़ाते जा रहे हैं, और हम सब लोगों को उनसे सीखना चाहिए, हम युवाओं को उनसे सीखना चाहिए कि कैसे अपना जो व्यवसाय है, एक छोटा सा मिठाई का व्यवसाय होता है, हम मिठाई की दुकान को उस नजर से नहीं देखते, लेकिन आज अगर आप उनकी दुकान को जाकर देखेंगे तो आप यकीन मानिए आपको लगेगा किसी शोरूम में आए हैं, तो ये आदमी की लगन होती है। तो हम सब युवाओं को सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर हम किसी काम के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी रखें तो हमें निश्चित ही उसमें कामयाबी मिलेगी। श्याम जी के बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी जो दुकान है वो बहुत छोटी से उन्होंने शुरू की थी, और आज अगर आप इनकी दुकान पे जाएंगे तो एक बहुत बड़ी दुकान आपको देखने को मिलेगी, किसी शोरूम की तरह वो लगेगी। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको करने का तरीका छोटा या बड़ा होता है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो लोहार है वो टाटा है, और इस दुनिया का जो सबसे बड़ा मोची है वो बाटा है, और आज मैंने जान लिया कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा हलवाई है वो राजपुरोहित समाज है। तो यही बात है कि बस आप काम करना शुरू कीजिए, उस काम को दिशा आपको भगवान दिखाएगा और निश्चित ही आप उस काम में कामयाबी पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से, इस इंटरव्यू से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आप सीखे होंगे, और निश्चित ही हम आपके लिए ऐसे ही और युवाओं को लेकर आते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। और भी कोई श्याम जी के लिए आपके पास प्रश्न हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। श्याम जी आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, कैसे व्यवसाय करना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, हर प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा। तो बस इतना ही, आप लोग देखते रहिए सलोनी का चैनल।